नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुछ बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में बजट के अंतर्गत आज हम दो टर्म्स का डिस्कशन करने वाले हैं। अंतरिम बजट क्या होता है और जेंडर बजटिंग से क्या आशय है। साथियों, अभी तक आप लोग को मैंने जो बजट पढ़ाया सामान्यतः उसे अपन आम बजट या फुल बजट के नाम से जानते हैं। हाल ही में सरकार ने 1 फरवरी को जो बजट पेश किया उसे आप आम बजट या फुल बजट के नाम से जानते हो, लेकिन आज हम फुल बजट को नहीं, हम अंतरिम बजट को समझने वाले हैं। सबसे पहले समझिए ये आम बजट क्या होता है, तब जाके आप अंतरिम बजट और फुल बजट का डिफरेंस समझ पाएंगे। वास्तव में साथियों, जब सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करती है वो लागू होता है 1 अप्रैल से। जैसे वर्तमान बजट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और जिसकी बातें 31 मार्च 2027 तक इस देश में लागू रहेंगी। साथियों, ऐसा ही होगा, साल दर साल सरकारें बजट लाएंगी और एक फाइनेंशियल ईयर, 1 साल के लिए 12 महीने के लिए बजट की बातें इस देश के अंदर इंप्लीमेंट की जाएंगी। इसी को अपन कह रहे हैं फुल बजट या आम बजट, जो पूरे साल भर इस देश में लागू हो रहा है। और सरकार के द्वारा इस बजट के अंदर कौन सी योजना चलाई जाएगी, कैसे पैसा प्राप्त किया जाएगा, कैसे पैसा खर्च किया जाएगा, किसी भी बात पर कोई भी सामान्य कंट्रोल यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा या किसी परंपरा के द्वारा नहीं होगा। अगर बजट पास हो चुका है तो वो ठीक ठाक ढंग से देश के अंदर लागू हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साथियों, होता क्या है, जैसे मान के चलो वर्तमान में 1 फरवरी को सरकार ने बजट लाया और एग्जाम्पल के लिए वर्तमान वर्ष यानी 2026 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात का निर्णय लोकसभा के इलेक्शन से होगा। और 2026 में मान के चलो मई के आसपास ये चुनाव होने वाला है, समझ पा रहे हैं। तो 1 अप्रैल से बजट लागू होगा और उसके जस्ट बाद आपको देश के अंदर लोकसभा का इलेक्शन देखने मिलेगा। मोदी जी सोचते हैं क्यों ना भैया एक काम करें, इलेक्शन के जस्ट पहले 1 अप्रैल को जो बजट लागू होने वाला है उसमें हम शानदार लोक लुभावनवादी घोषणाएं कर देते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जैसी योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जनता को सीधे पैसा देना, जनता को घर प्रदान करना, सब्सिडी देना या कुछ ऐसे वादों के माध्यम से योजना चलाना जिससे जनता खुश हो जाएगी और केवल मोदी जी को वोट देगी। तो मान के चलो अगर मोदी जी ने अप्रैल में बजट के माध्यम से ऐसी योजनाओं को लागू कर दिया तो देश की जनता ये नहीं देखेगी कि वास्तव में सरकार किसकी बनना चाहिए, अच्छा पॉलिटिशियन कौन है, अच्छा काम कौन कर रहा है। वो तो भैया नगद लेने की योजना को ध्यान रखेगी, 1,500 अकाउंट में आ चुके हैं इसलिए हमारा वोट तो भैया इनको जाएगा। और ऐसे क्या होगा, बाद में इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे तब मोदी जी सरकार बना लेंगे और बेचारे जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो प्रतिस्पर्धा से बाहर होकर रोते रह जाएंगे, दुखी रह जाएंगे, वो जीत ही नहीं पाएंगे। ये मुद्दा उठाएंगे कि भैया लोकतंत्र के अंदर चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है, देश के अंदर हमको लड़ने का मौका नहीं मिला, इनके पास शक्ति थी, सामर्थ्य, इन्हें सरकार के पैसे को, देश के पैसे को मिसयूज किया, जनता को पैसा बांटा ताकि इनकी सरकार बन सके। अरे भैया, हमें तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला, ये काहे का लोकतंत्र। जब देश के अंदर ऐसी बातें आएंगी तो एक परंपरा, संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया, कानून के माध्यम से ऐसा नहीं कहा गया, एक परंपरा बनी दोनों तीनों सभी पार्टियों के माध्यम से कि ये काम करते हैं। फुल बजट का मतलब है वर्ष भर लागू रहने वाला ऐसा बजट जिसके अंदर कोई भी सरकार कोई भी घोषणाएं कर सकती है। लेकिन एक परंपरा के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया कि काम करते हैं, चुनाव वाले वर्ष में हम लोग एक नए बजट को पेश करेंगे, उसका नाम होगा अंतरिम बजट। मतलब सीधी बात, अंतरिम बजट एक ऐसा बजट होना चाहिए जो चुनावी वर्ष के दौरान पेश किया जाएगा। अगर 2026 में चुनाव है तो फुल बजट या आम बजट नहीं, इलेक्शन के पहले अंतरिम बजट आएगा। सर, अंतरिम बजट का उद्देश्य क्या है। वास्तव में अंतरिम बजट का पर्पस ये है कि राहुल गांधी और मोदी जी की जो पार्टी है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ लोकतंत्र में चुनाव लड़ सके। वास्तव में जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, सत्ताधारी पार्टी के पास बहुत सारा पैसा है, सरकारी राजकोष को खर्च करने का अधिकार सत्ताधारी पार्टी के पास है। तो वास्तव में इन दोनों के साथ में प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के गुण को बढ़ाने के लिए, ताकि इनको लड़ने का मौका मिले, देश के अंदर इलेक्शन और अच्छे से हो सके, इसलिए कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है अंतरिम बजट। आप बोलोगे सर, अंतरिम बजट के आ जाने से राहुल गांधी जी क्यों खुश हो जाएंगे, क्यों देश के अंदर लोकतंत्र और अच्छा बन जाएगा।
सर ये अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में ऐसा क्या कर देगा? तो वास्तव में साथियों कई सारे लोग इसे गलत पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको करेक्शन के साथ कुछ बताना चाहता हूं। अंतरिम बजट का पहला मतलब है चुनावी वर्ष में चुनाव के पहले जो बजट पेश किया जाएगा उसे हम अंतरिम बजट कहेंगे। अंतरिम बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि वास्तव में चुनाव से पहले जिस अंतरिम बजट को आप अनाउंस करने वाले हो उस अंतरिम बजट में लोक लुभावनवादी योजनाएं, पॉपुलिस्टिक स्कीम्स को अनाउंस नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आप लाडली बहना योजना जस्ट इलेक्शन के पहले चलाना चाहते हो बजट के माध्यम से, तो ऐसे करने की मनाही होगी अंतरिम बजट के अंतर्गत। अंतरिम बजट में लोक लुभावनवाद नहीं होगा। सरकार केवल इस बजट में अपने सामान्य आय और अपने सामान्य खर्चों का ब्यौरा देगी। मतलब ऐसे खर्चे जो करना आवश्यक है, सैलरी पर, पेंशन पर, वेतन पर और सामान्य अवसंरचना निवेश पर जो पैसा खर्च करना आवश्यक है, वही आय और व्यय का विवरण आपको बजट में देना होगा। आप एकदम से नई योजना चलाकर देश की जनता के मन में भ्रम नहीं फैला सकते कि भैया वो आपको वोट दे और आप जीत जाओ। तो वास्तव में सरकार के खर्चे पर रोक लगाने के लिए, देश के अंदर पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, लोक लुभावनवाद की योजनाओं को ठीक इलेक्शन के पहले चलाने से मना करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए हमने एंटरिम बजट के कॉन्सेप्ट को इस देश में अपनाया। इससे राहुल गांधी भैया खुश होंगे और देश में ट्रांसपेरेंसी आएगी। चलिए और डिटेल में मैं आपको एंटरिम बजट के बारे में बताता हूं। बात को समझना साथियों, फरवरी के पहले दिन 1 फरवरी को भारत की सरकार बजट पेश करती है। मान के चलो 1 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने पेश किया और माना कि 2026 जो है वो चुनाव का साल है। चुनाव कब होने वाला है भैया? चुनाव की डेट आई है मई में और चुनाव के रिजल्ट्स घोषित होंगे जून में। और भैया हो सकता है जून में जब रिजल्ट घोषित हो तो मोदी जी फिर से सरकार बना ले। भैया मोदी जी की सरकार गिर जाए और राहुल गांधी सरकार बना ले। हो सकता है मोदी जी सरकार तो बनाए लेकिन मोदी जी के सांसद या बाकी के मंत्री चेंज हो जाए। तो नई बनने वाली सरकार मोदी सरकार तो होगी लेकिन वो पिछली मोदी सरकार से भिन्न होगी। अब क्या होता है समझना, 1 फरवरी को जो बजट पेश होता है आप सभी को पता चल चुका है वो लागू होता है 1 अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी बजट लागू होने के जस्ट बाद चुनाव होने वाले हैं। और बजट लागू होने के कुछ समय के बाद हो सकता है सरकार वही रहे, हो सकता है सरकार बदल जाए। और सरकार यदि बदल भी जाएगी या वही भी रहेगी तो पहले से वो सरकार भिन्न मानी जाएगी। अब साथियों कई सारे लोग ऐसा पढ़ते या पढ़ाते हैं कि वास्तव में जब अंतरिम बजट 1 अप्रैल को लागू होगा तो इसमें चुनावी घोषणा तो नहीं हो सकती, लेकिन ये केवल अप्रैल, मई, जून, केवल 3 महीनों का आधा अधूरा बजट होता है। जब सरकार नई बनती है वो अपना बजट फिर से लाती है। मतलब कुछ लोग के मन में कंफ्यूजन ये होता है कि सर ये जो अंतरिम बजट है केवल इलेक्शन के रिजल्ट के 3 महीनों के लिए होता है, क्या इसी को अंतरिम इसलिए कहा जा रहा है या इसका मामला कुछ अलग है? तो साथियों मैं आपका पहले ही कंफ्यूजन दूर कर दूं, अंतरिम बजट का केवल मतलब यह है कि चुनाव से पहले चुनावी घोषणाएं नहीं की जाएंगी। ऐसा कतई बिल्कुल नहीं है कि भैया अप्रैल से लेकर नई सरकार बनने तक के केवल 2 या 3 महीनों के लिए बजट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह भी देश के अंदर 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च के अपने इनकम यानी आय और अपने व्यय यानी एक्सपेंडिचर के डेटा को बताता है। यानी चाहे सरकार बदले ना बदले, जो वास्तव में अंतरिम बजट लाया जा रहा है चुनाव के पहले 1 फरवरी को, जिसे 1 अप्रैल को हम लागू कर रहे हैं, वो भी पूरे के पूरे 12 महीनों की लाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल मत समझ लेना कि अंतरिम बजट कम समय के लिए होता है, 2 महीने 3 नहीं है भैया। चुनाव के पहले 2-3 महीने नहीं बल्कि पूरे वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का डेटा इसके अंदर होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर मान के चलो मोदी जी ने पूरे 12 महीने के लिए, पूरे साल भर के लिए आय और व्यय का डेटा दिया अंतरिम बजट के माध्यम से, लेकिन मोदी सरकार पलट गई या मोदी जी प्रधानमंत्री तो बने लेकिन मोदी सरकार के अंदर रिफॉर्म आ गया, तो क्या यही बजट 12 महीनों तक लागू रहेगा? नहीं। भारत के अंदर, संविधान के अंदर एक सरकार एक साल में कितनी बार बजट लाएगी इस बात का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। तो आमतौर पर सरकार क्या करती है, मान के चलो देश के अंदर सरकार बदली कब? जून में। अगर जून में मोदी जी ने ही सरकार बना ली तो हो सकता है मोदी जी इसी बजट को पूरे 12 महीने यानी 31 मार्च तक कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है मोदी जी इस बजट को 3 महीनों के अंदर ड्रॉप आउट कर दें और जुलाई में वो नया बजट लेकर आए
जो वास्तव में अब अगले 31 मार्च तक होगा, जिसे हम फुल बजट या आम बजट कहेंगे। साथियों, परंपरा में ऐसा देखा गया है कि अंतरिम बजट 12 महीने तक नहीं चलता, उसे 3 महीनों बाद ड्रॉप करके नया बजट लाया जाता है। इसलिए कंफ्यूजन लोग के मन में क्रिएट हो जाता है कि भैया तो 3 महीने का बजट है। नहीं, संवैधानिक तौर पर, नियमों के तौर पर वो 12 महीने का ही बजट है, वो 3 महीने का नहीं है। लेकिन सरकारें करती हैं, जुलाई के अंदर अपना नया बजट ला देती हैं, जैसे आपको 2024 में मोदी सरकार के द्वारा देखने मिला। मोदी सरकार के द्वारा जब इलेक्शन के अंदर स्पष्ट बहुमत को नहीं जीता गया, तो मोदी जी ने 2 अलग अलग पार्टियों का सहारा लिया। आप सभी ने बिहार के नीतीश कुमार जी का नाम सुना है, चंद्रबाबू नायडू जी का नाम सुना है। इन दोनों का सहारा लेकर देश के अंदर यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। वास्तव में साथियों, जुलाई में मोदी सरकार एक नया बजट लाती है अंतरिम बजट के अलावा, जिसके अंदर सरकार घोषणा करती है पूर्वोदय योजना के बारे में, जिसके अंदर सरकार घोषणा करती है पूर्वोदय योजना के बारे में। और वास्तव में पूर्वोदय योजना एक लुभावनवादी योजना थी, जिसमें बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों को कई सारा पैसा बांटा गया था, जिसका स्पष्ट आशय था कि मोदी सरकार अंतरिम बजट के अंदर वो पैसा नहीं बांट पाई थी, इसलिए अंतरिम बजट को रिप्लेस करके जब फुल बजट आता है जुलाई में, तब मोदी सरकार ने खूब सारा पैसा बिहार को दिया, इस भाव से कि भैया तुमने हमारी सरकार के लिए हमारी सहायता करी है, हम तुम्हें पेबैक करते हैं, हम तुम्हारे एहसान को चुका देते हैं। यह सीधी बात है। अंतरिम बजट को 3 महीनों के बाद बदला जा सकता है, नहीं भी बदला जा सकता है, लेकिन ध्यान रखो वो 12 महीने का ही होता है। अब मान के चलो राहुल गांधी की सरकार बन गई, तो पक्की बात है राहुल गांधी अपने सिरे से नया बजट लाएंगे, तो वो भी क्या करेंगे, अंतरिम बजट को 3 महीनों में ड्रॉप कर देंगे और वापस से अपने नए वित्तीय वर्ष के लिए नए आय और व्यय का विवरण देंगे और नया बजट लाएंगे। क्योंकि संविधान में कितने बजट लाना है, इस बात का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। तो सामान्य बात यह, चुनाव के पहले आने वाला कुछ समय के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही देखा जाता है, उसे हम अंतरिम बजट कहते हैं। चलिए साथियों, अंतरिम बजट के बाद में एक और शब्द जो दुनिया में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया नामक देश ने 1984 में अपनाया था, उसकी बात करते हैं। जब देश के अंदर बजट को बनाया जाता है, तो बजट बनाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना, जेंडर सेंसिटिविटी को ध्यान रखना ही वास्तव में जेंडर बजट के कॉन्सेप्ट की बात करता है। जेंडर का मतलब वही महिला और पुरुष। भैया देश के अंदर भारत की जो आबादी है, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लगभग आधा है। कुल आबादी में आधी महिलाएं हैं, लेकिन महिलाओं का जीडीपी के अंदर योगदान मात्र 18%। महिलाओं का जीडीपी के अंदर योगदान मात्र 18% है। वास्तव में ये प्रतिशत या ये आंकड़ा महिलाओं के कम आर्थिक प्रदर्शन को सूचित करता है, क्योंकि उनको उतना मौका ही नहीं मिला या देश के अंदर उनके लिए उतनी प्लानिंग नहीं की गई। तो बजट बनाने वालों ने एक प्लानिंग करी, क्यों ना एक काम किया जाए, बजट बनाते समय हम जेंडर सेंसिटिविटी का ध्यान रखें। कुल पैसा जो खर्च किया जा रहा है, कुल बजट जो बनाया जा रहा है, उसमें से कितना पैसा महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है, इन पूरी योजनाओं में से कितनी योजनाओं का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलेगा, इस पूरे बजट से महिलाओं की कितनी सशक्तिकरण के अंदर वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखना ही जेंडर बजट है। भैया ये कोई अलग बजट नहीं है कि फुल बजट के अलावा सरकार जेंडर नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आम बजट के अंदर जेंडर बजट के स्टेटमेंट को जारी किया जाता है कि इस पूरे बजट में से कितना भाग महिलाओं को डेडिकेट किया जा रहा है, या इस बजट का कितना लाभांश, कितना बेनिफिट महिलाओं को मिलेगा, इसी बात को ध्यान रखना जेंडर बजट है। भारत के अंदर 2005-6 में जेंडर बजट के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया। तो सामान्य बात है, बजट के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को या महिलाओं के बारे में सोचना। हाल ही में डेटा हमारे सामने आता है जीबीएस के नाम से, यानी जेंडर बजट स्टेटमेंट के माध्यम से 2025-26 के बजट का जो मेन भाग था, लगभग 8.86%, वो महिलाओं की सेंसिटिविटी के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए खर्च किया गया, जो इस बात का प्रदर्शन है कि भारत के अंदर भी जेंडर बजटिंग को शानदार रूप से अपनाया जा रहा है और महिलाओं के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट फॉर्मेट में काम किया जा रहा है, उनके लिए खर्च करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो 49 डिपार्टमेंट्स की यहां पर बात की जा रही है, और ये अच्छी बात है कि भैया महिलाओं के लिए भी आप बजट के अंदर एक ठीक ठाक प्रोविजन कर रहे हो, उनका ध्यान रखकर स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो। साथियों, अगर आप लगातार इंडियन इकोनॉमी को बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट करना चाहते हो, तो करंट अफेयर्स अपडेट को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। हमारा यूट्यूब चैनल रोज देखना है, शानदार सेशंस आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स के सेशंस मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर लीजिए देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को, यहां पर कूपन कोड दिया गया है, इसे अप्लाई कीजिए। बहुत कम फीस पर मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल सब्जेक्ट तैयारी आप कर सकते हो। साथियों, एक काम और करते जाना है, ये जो वीडियोस
आपके सामने आ रही हैं, अगर आप चाह रहे हो कि लगातार ये वीडियोस इकोनॉमी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की आपके सामने आती रहे, तो आपको कमेंट सेशन में कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। उससे चैनल ग्रो होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत सारी वीडियो आप सभी के लिए बना पाएंगे। चलिए आज के सेशन में फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर को लेते हैं। आप सभी को कमेंट सेशन में अपने आंसर डालना है। क्या क्वेश्चन है? घाटा वित्त पोषण या डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? याद करो साथियों, मैंने आपको लास्ट क्लास में घाटे के वित्तीयन के बारे में बताया था। ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय राजस्व के बराबर करना। When government expenditure is equals to the revenue, इसे अपन डेफिसिट फाइनेंसिंग कहेंगे। बी, सरकार केवल विदेशी देशों से उधार लेती है, इसे कहेंगे। या जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो और अंतर को उधार या मुद्रा छापकर पूरा किया जाए, इसे कहेंगे। जब करों में कमी की जाती है, इसे कहेंगे। इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है जो बहुत बेहतर ढंग से डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में बताता होगा। बड़े ध्यान से पढ़िए, एबीसीडी कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। मैं जरूर आप सभी के रोज आप सभी के आंसर देखता हूं और कमेंट भी करूंगा। अगला क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है, घाटे का वित्त पोषण का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, जो इसे सॉल्व करेगा मैं उसे मान जाऊंगा। क्या मामला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इफेक्ट ऑफ द डेफिसिट फाइनेंसिंग? हर कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। जिसने गंभीरता से मेरी बातों को समझा होगा, सारी बातों को बहुत प्रैक्टिकली वो अपने दिमाग में इंप्लीमेंट कर रहा होगा, तब जाके वो आंसर दे पाएगा। घाटे के वित्तीयन करने से मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगी, डिक्रीज इन मनी सप्लाई होगी, मुद्रास्फीति यानी महंगाई में वृद्धि होगी, सार्वजनिक ऋण में कमी होगी, या निर्यात में स्वतः वृद्धि हो जाएगी। भैया 1 2 3 4 में से ऑप्शन देखिए, समझिए और कमेंट सेशन में कमेंट को पिन कर दीजिए। अगर साथियों ना केवल इकोनॉमी मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, देवाशीष सर के लेक्चर देखना चाहते हो, तो हमारे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को जल्दी से डाउनलोड करो, उसको सब्सक्राइब करो। कूपन कोड दिया गया है, बहुत मिनिमम फीस पर आपको हमारे सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा और यहाँ करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, मल्टीपल चीजें आपको मिलेंगी। तो भैया जुड़ जाइए जल्दी से देवाशीष क्लासेस और करंट अफेयर्स अपडेट प्लेटफॉर्म पर। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं। जय हिंद।